हेलो बच्चों, कैसे आप सब? बढ़िया, मज़े में होंगे, मस्ती कर रहे होंगे और मस्ती के साथ साथ में पढ़ाई भी करना है। तो चलिए, भारत ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज मैं आप लोगों के लिए एक नया टॉपिक लेके आया हूं और वो भी खासकर सीबीएसई बोर्ड वाले के लिए। तो सीबीएसई बोर्ड की क्लास 9th की एक टॉपिक है जिसका नाम है एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स। इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। यहाँ से कुछ उन लोगों को कुछ अच्छा टॉपिक स्टार्ट होता है केमिस्ट्री में, जो बहुत कुछ उन लोगों को सीखने को मिलेगा। इसके पहले चैप्टर फर्स्ट और चैप्टर सेकंड में ऐसा कुछ नहीं था, जनरली थ्योरेटिकल सारा क्या था, थ्योरी बेस्ड था, जिसमें क्या था बहुत कुछ ये सिखाया जा रहा था, इवेपोरेशन क्या है, डिस्टिलेशन क्या है, फिल्ट्रेशन क्या है। ठीक है, तो अब हम लोग जो नया टॉपिक स्टार्ट किए हैं इसमें हम लोग पढ़ेंगे एटम्स के बारे में और मॉलिक्यूल्स के बारे में। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग कुछ स्टार्ट करते हैं एटम्स के बारे में और मॉलिक्यूल्स के बारे में। तो देखिए, ये तो सभी को पता है कि मैटर जो क्या होता है, मैटर इज मेड अप ऑफ, क्या होता है मैटर जो होता है किस चीज़ से बना होता है, व्हाट इज मैटर। तो वैसा वैसा सब्सटेंस जो क्या करे, जो स्पेस लेता है, इसमें कुछ वॉल्यूम होता है, मास होता है। तो जैसे एग्जाम्पल में कुछ ले सकते हैं हम लोग, क्या ले सकते हैं एग्जाम्पल में, जितने भी सारा है, शुगर है, सॉल्ट है, डायमंड है, ग्रेफाइट है, जितने भी सारे चीज़ है, गोल्ड हो गया, एल्युमिनियम हो गया, आयरन हो गया, सारा मैटर है। सारे जितने भी सारे चीज़ हैं सारे मैटर्स। तो मैटर क्या हुआ, वैसा चीज़ जो क्या करे, कुछ स्पेस लेता है, स्पेस को ऑक्यूपाई करता है, उसमें मास होता है, कुछ वॉल्यूम होता है, वो कहलाता है मैटर। तो यहाँ पर बात आता है कि मैटर के बारे में कि मैटर को हम लोग यदि डिवाइड कर देते हैं इनटू स्मॉलर पार्टिकल्स तो क्या बनता है। ठीक है, तो देखिए, यदि हम लोग मैटर को क्या करें, सब डिवाइडेड कर दें, इफ़ वी गो ऑन डिवाइडिंग मैटर वी विल गेट ए स्मॉलर एंड स्मॉलर पार्टिकल्स। डिवाइड कर देंगे, काट देंगे तो क्या हो जाएगा, छोटा छोटा पार्टिकल से मिल जाएगा। अब वही स्मॉलेस्ट पार्टिकल, छोटा पार्टिकल्स क्या कहलाया था, वही कहलाया था परमाणु। परम प्लस अणु, अणु का मतलब छोटा होता है, परमाणु, परम अणु। और इनको बताने वाले जो थे सबसे पहले वो इंडियन फिलोसफर, जिनका नाम था महर्षि कनाड। वो सबसे पहले वही बताए थे कि यदि हम लोग मैटर को सब डिवाइडेड कर देते हैं, ठीक है, छोटे छोटे पार्टिकल्स में, तो छोटे छोटे पार्टिकल्स में सब डिवाइड करने के बाद जो भी बनता है स्मॉलर पार्टिकल्स, जिसको हम लोग बोलते हैं परमाणु। अब वो कौन बताए, तो वो बताने वाले थे जिनका नाम था इंडियन फिलोसफर, जिनका नाम था महर्षि कनाड। वही बोले थे कि यदि हम लोग मैटर को छोटे छोटे पार्टिकल्स में डिवाइड कर दें, फर्दर सब डिवाइडेड इनटू स्मॉल पार्टिकल्स, स्मॉलर पार्टिकल्स इज कॉल्ड मैटर। वही वो क्या कहलाता है, वही कहलाता है परमाणु। हिंदी में बोलते हैं परमाणु, परमाणु। उसके बाद आए जॉन डाल्टन्स, वो नाम रखे उसका एटम्स। एटम्स क्या रखे, उनका नाम रखे एटम्स। ठीक है, एटम जो होता है उसका मतलब होता है अनडिविजिबल। अनडिविजिबल जिसको हम लोग क्या कर सकते हैं, समथिंग विच कैन नॉट बी डिवाइडेड। ठीक है, जिसको हम लोग डिवाइड नहीं कर सकते, वही एटम्स कहलाया। एटमोस ऐसे होता है, ऐसे जनरली। तो वो कौन बताया सबसे पहले, तो सबसे पहले इंडियन फिलोसफर थे जिनका नाम था महर्षि कनाड। वही बताए थे, क्या बताया कि वही यही बताया कि जो भी मैटर है यदि हम लोग उसको छोटे छोटे पार्टिकल्स में डिवाइड कर देते हैं तो डिवाइड करने के बाद जो भी स्मॉलर पार्टिकल्स होता है वो कहलाता है परमाणु। और उसका क्या बताया, तो परमाणु बता दिए इसके बारे में कि परमाणु क्या होता है, छोटे छोटे मैटर से मिलकर बना होता है। उसके बाद जॉन डाल्टन आए, उसने बोला इसके नाम को रख दिया एटम्स। एटम्स का मतलब होता है जिसको हम लोग क्या करें, एटम्स, एटम, एटमोस, ATMOS। ठीक है, इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब ये होता है अनडिविजिबल, जिसको हम लोग ब्रेक नहीं कर सकते हैं, जिसको डिवाइड नहीं कर सकते हैं। लेकिन बाद में फिर एक इंडियन फिलोसफर और आए जिनका नाम था पकुधा। ठीक है, पकुधा कात्याम, इस तरह कुछ नाम था। तो वो, लेकिन वो क्या बोले, वो बोले कि यदि मैटर्स को हम लोग कंबाइन कर दे, पार्टिकल्स और मैटर यदि कंबाइन होगा, यदि पार्टिकल्स और मैटर को यदि हम लोग कंबाइन कर देते हैं तो वो क्या बनता है, वो बनता है मॉलिक्यूल्स। मतलब कंबाइंड फॉर्म ऑफ एटम्स, कंबाइंड फॉर्म ऑफ एटम्स को ही हम लोग क्या बोलते हैं, हम लोग बोलते हैं मॉलिक्यूल्स। सिंपल लैंग्वेज में बोले, यदि एटम्स को हम लोग कंबाइन कर देते हैं तो क्या बनता है, मॉलिक्यूल्स। जैसे आगे चल के बताऊंगा मैं, आगे चल के बताएंगे हम। जैसे H2 मॉलिक्यूल्स, ये मॉलिक्यूल्स है,
देखिए ये मॉलिक्यूल सोडियम एटम्स है, सोडियम एटम्स है, ठीक है। आगे बहुत सारा होगा, अभी पहले क्लास में तो नहीं हो सकता है, लेकिन ये मैं 2-3 क्लास के बाद ये बताऊंगा इसके बारे में। जैसे H2 मॉलिकुलर फॉर्म में होता है, Cl2 मॉलिकुलर फॉर्म में होता है, O2 मॉलिकुलर फॉर्म में होता है, N2 मॉलिकुलर फॉर्म में होता है। जब 2 एटम्स कंबाइन करता है हाइड्रोजन का तब बनता है H2 मॉलिक्यूल्स, मतलब 1 मॉलिक्यूल्स ऑफ हाइड्रोजन। तो इसके बारे में हम लोग आगे चलेंगे, धीरे धीरे पढ़ेंगे। तो सबसे पहले महर्षि कणाद बताया कि मैटर को यदि हम लोग क्या करेंगे, छोटे छोटे पार्टिकल्स में डिवाइड कर दें, ठीक है। स्मॉलेस्ट पार्टिकल्स, जिसका सबसे छोटा पार्टिकल्स होता है वो कहलाता है परमाणु। ये हिंदी में था। उसके बाद आए जॉन डाल्टन, वही बोले एटम्स, उसका नाम रखे एटम्स। अब बोले कि एटम्स क्या है, उसको डिवाइड नहीं कर सकते हम लोग, ठीक है, फर्दर। लेकिन उसके बाद फिर जब इंडियन एक फिलोसफर और आए जिनका नाम था पकुदा, वो बोले, क्या बोले, कंबाइंड फॉर्म ऑफ एटम्स जो है उसी को बोलते हैं मॉलिक्यूल्स। मतलब पार्टिकल्स जो है, पार्टिकल्स ऑफ मैटर जो होता है, यदि वो कंबाइंड स्टेट में पाया जाता है, कहने का मतलब यदि एटम्स कंबाइंड स्टेट में पाया जाता है, मिलता है, तो वो कहलाता है मॉलिक्यूल्स, ठीक है। अब मॉलिक्यूल्स, लेकिन यही क्या हुआ, यही यहाँ बात नहीं रुकी। उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद इन लोग जो बताए थे तो वो स्मॉलेस्ट पार्टिकल के बारे में, फिर मॉलिक्यूल्स के बारे में, फिर आगे चलेंगे तो और बोलेंगे हम लोग कि इसको फर्दर एटम्स को नहीं डिवाइड कर सकते हैं। जॉन डाल्टन का जो थ्योरी पढ़ेंगे तो उसमें बोलेंगे एटम्स को नहीं डिवाइड कर सकते। वही जॉन डाल्टन जो था उनका वो क्या बना, ड्रॉबैक बना, उनका त्रुटि हो गया, उसमें गलती आ गया। बाद में हम लोग एटम्स को डिवाइड कर दिए गए और डिवाइड कर दिया गया। अब वो डिवाइड करने के बाद ही बनता है 3 फंडामेंटल पार्टिकल्स, जिसके बारे में शायद पता भी होगा या नहीं पता होगा तो अगला टॉपिक में हम लोग करेंगे। वो बनता है इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स, इसी को बोला जाता है फंडामेंटल पार्टिकल्स, यानी बोलते हैं फंडामेंटल पार्टिकल्स या सब एटमिक पार्टिकल्स। जो होता है वो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन ही होता है। जब हम लोग एटम्स को सब डिवाइडेड कर देंगे, तोड़ देंगे, तो वही मिलके बनता है। जैसे सोडियम एटम्स है, सोडियम में भी होता है इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। इसके बारे में हम लोग आगे पढ़ेंगे। तो अगला टॉपिक आता है हम लोग केमिकल कम्बिनेशन, मतलब अगला टॉपिक आता है लॉ ऑफ केमिकल कम्बिनेशन। लॉ ऑफ केमिकल कम्बिनेशन कैसे कंबाइन करता है केमिकली, इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो अगला टॉपिक हम लोग का क्या है, लॉ ऑफ केमिकल कम्बिनेशन। तो चलिए उसको देखते हैं हम लोग, लॉ ऑफ केमिकल कम्बिनेशन है क्या, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट है। अब देखिए, जब जॉन डाल्टन्स, महर्षि कणाद और पकुदा, ठीक है, जब ये एटम्स के बारे में बता चुके, ठीक है, और मॉलिक्यूल्स के बारे में, तो जितना भी जो भी एटम्स था और मॉलिक्यूल्स था, सभी का क्या था, प्रॉपर्टीज अलग था। क्योंकि डिफरेंट एटम्स होगा तो प्रॉपर्टीज भी अलग होगा, डिफरेंट एटम्स। तो डिफरेंट एटम्स ऑफ एन एलिमेंट्स जो है हैव अ डिफरेंट प्रॉपर्टीज। चूँकि वो अलग अलग मॉलिक्यूल से बना है तो अलग अलग मॉलिक्यूल्स का अलग अलग प्रॉपर्टीज होगा या एटम्स जो होगा। तो इसके बाद आता है लॉ ऑफ केमिकल कम्बिनेशन, ठीक है। तो जनरली ये क्या होता है, एक्सपेरिमेंट बेस्ड होता है लॉ ऑफ केमिकल कम्बिनेशन। तो ठीक है, तो लॉ ऑफ केमिकल कम्बिनेशन, तो देखिए कैसे केमिकली कंबाइन करता है, ठीक है। जनरली इसको हम लोग क्या करते हैं, ये एक्सपेरिमेंट बेस्ड होता है जो लैब में, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, लॉ ऑफ केमिकल कम्बिनेशन, उसका 3 टाइप्स होता है, 3 पार्ट्स होता है। तो पहला पार्ट क्या है, पहला पार्ट है 3 लॉज होता है, जिसमें लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन और थर्ड होता है लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। ये 3 होता है। किसका 3 होता है, लॉ ऑफ केमिकल कम्बिनेशन का 3 पार्ट। तो लॉ ऑफ केमिकल कम्बिनेशन का 3 पार्ट्स होता है, जिसमें पहला था लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, दूसरा हो गया लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन और थर्ड हो गया लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। तो अब हम लोग को क्या करना है, अब हम लोग 1 बाय 1 करके क्या है, स्टेप बाय स्टेप करके पढ़ेंगे। तो सबसे पहले आता है, जैसा कि हमें पता है कि मैटर जो होता है, मैटर इज नाइदर क्रिएटेड और बी डिस्ट्रॉयड। हम लोग मैटर को क्या कर सकते हैं, ना तो क्रिएट कर सकते हैं, ना डिस्ट्रॉयड कर सकते हैं, ना बना सकते हैं, ना बिगाड़ सकते हैं, ठीक है। जितना भी केमिकल रिएक्शन होता है उस कंडीशन में हम लोग क्या करेंगे, मैटर को ना तो बनाएंगे ना बिगाड़ पाएंगे। तो मैटर इज नाइदर क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, ठीक है, इन अ केमिकल रिएक्शन। अब ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास में क्या होता है, टोटल मास ऑफ प्रोडक्ट जो होता है, अभी देखेंगे एग्जांपल लेकर, टोटल मास ऑफ प्रोडक्ट इज इक्वल टू द टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट, ठीक है। और उस कंडीशन में क्या होगा, नो चेंज इन मास, मतलब मास में कोई चेंजेज नहीं होगा, कोई चेंज नहीं होगा मास में, ड्यूरिंग केमिकल रिएक्शन कोई चेंज नहीं होगा। कैसे, मान लीजिए अब हम लोग कैल्शियम कार्बोनेट लेते हैं, कैल्शियम कार्बोनेट को हम लोग क्या करेंगे, हीट करके ब्रेक कर देंगे तो क्या बनेगा,
कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड बनता है। ठीक है, हम लोग देखेंगे कि उसके मास में कोई भी चेंजेज नहीं होता है, कोई चेंज नहीं होना चाहिए। यही लॉ का तो उपयोग किया जाता है। मान लीजिए आप कुछ ज्वेलरी बनाना है, सोने के पास चले गए, तो आप सोने बनाने के लिए चले गए, ज्वेलरी के पास दे दिए, मान लीजिए 100 ग्राम का कुछ ज्वेलरी दे दिए, ठीक है, और उसे बोले कि आप देखिए 100 ग्राम का ज्वेलरी दे रहे हैं, आप इसे मेल्ट करके कुछ बना दीजिए। ठीक है, तो मेल्ट करके बनाने दीजिएगा तो क्या वो 100 ग्राम रहेगा तो क्या 50 ग्राम दे देगा? नहीं, क्योंकि उसको भी बेचारा वो भी पढ़ा लिखा होता है, समझ लीजिए। तो टोटल मास ऑफ प्रोडक्ट, ठीक है, इज किसके इक्वल होगा? इज इक्वल टू, किसके इक्वल होगा? इज इक्वल टू द टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट ड्यूरिंग अ केमिकल रिएक्शन। रिएक्टेंट और प्रोडक्ट दोनों का मास सेम होगा। कैसे सेम होगा? तो मान लीजिए, चलिए हम लोग देखते हैं कुछ एग्जाम्पल लेके। तो जैसे देखिए, मान लीजिए कैल्शियम कार्बोनेट है, चलिए हम उसको ऐसे बताते हैं। ये जो कैल्शियम कार्बोनेट है, ऐसे समझिए बहुत अच्छे से, अभी शायद आप लोगों को फार्मूला नहीं पता, फिर भी मैं समझाता हूँ। तो कैल्शियम मान लीजिए 100 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट है, ठीक है, चलिए पहले इसे हम 100 ग्राम मान लीजिए 100 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट है। तो अब 100 ग्राम जो कैल्शियम कार्बोनेट है, अब उसको हम लोग हीट कर देंगे। 100 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट को हीट कर देंगे। सपोज पहले हम लिखते हैं ऐसे, छोड़िए इसे हिंदी में, मतलब कैल्शियम कार्बोनेट, ये है मान लीजिए कैल्शियम कार्बोनेट। इसको हीट किए तो क्या बनेगा? कैल्शियम ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड। क्या बनेगा? प्लस कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड। यदि यह 100 ग्राम है, ठीक है, यदि मान लीजिए कैल्शियम कार्बोनेट 100 ग्राम है, ठीक है, तो कैल्शियम ऑक्साइड कितना होगा? 56 ग्राम, और ये कितना हो जाएगा? 44 ग्राम। अब ये दोनों को प्लस करेंगे तो किसके इक्वल होना चाहिए? ये इक्वल होना चाहिए, रिएक्टेंट के इक्वल होना चाहिए। तो किसके इक्वल होना चाहिए? तो ये रिएक्टेंट के इक्वल होना चाहिए। ठीक है, मतलब ये क्या है? ये हमारा प्रोडक्ट है और ये रिएक्टेंट है, तो दोनों इक्वल होना चाहिए, मतलब मास में कोई भी चेंजेज नहीं होगा। तो इसको हम लोग कैसे समझेंगे? क्योंकि आप लोगों को अभी शायद फार्मूला नहीं पता हो, लेकिन हम चलिए फार्मूले की तरफ से जाते हैं थोड़ा सा, क्योंकि आप लोगों को क्या इस चैप्टर में ही पढ़ना है, और शायद आप लोग पढ़े होंगे हाउ टू राइट अ केमिकल फार्मूला। ठीक है, आप लोग पढ़े होंगे हाउ टू राइट केमिकल फार्मूला। यदि जो बच्चे पढ़े हैं तो बहुत अच्छी बात है। तो उसे हम लोग क्या करेंगे, उस टाइप से भी समझ सकते हैं। हम लोग कैसे समझ सकते हैं? तो देखिए, कैल्शियम कार्बोनेट की फार्मूला होता है CaCO3। शायद यदि पता हो तो अच्छी बात है, नहीं पता है तो फिर हम लोग ठीक है सीखेंगे। जनरली वो 6-7 में होता है, चलिए कोई दिक्कत नहीं है। कैल्शियम कार्बोनेट को हीट किए तो बना कैल्शियम ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड। देखिए, अब इसमें एक चीज़ जानना पड़ेगा पूरा डिटेल, इसलिए मैं डायरेक्ट क्या लिखा, इस तरह से लिखा ये वर्ड में। कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम का 40 होता है, कार्बन का 12 होता है, ऑक्सीजन का 16 होता है। मास नंबर जानना पड़ेगा, आप लोग में नहीं है ये। अब इसे मास नंबर जानना पड़ता है सभी एलिमेंट का अलग अलग। ये आ जाएगा 100 ग्राम। यदि ग्राम में मेजर करेंगे तो ग्राम एटॉमिक मास होता है। आप लोग पढ़िएगा मोल कंसेप्ट में, मैं बताऊंगा उसे। ठीक है, इंपॉर्टेंट चैप्टर है। ठीक है, कुछ चैप्टर मिलेगा, शायद कुछ मिलेगा मोलरिटी क्लास 11th में भी मिल सकता है। ठीक है, और ICSE वाले ये पढ़ेंगे, उन लोगों को भी पढ़ना है, लेकिन वो इन लोग ये जो कंसेप्ट है, ये कंसेप्ट शायद वो 7-8 में पढ़ लेते हैं। तो चलिए नो प्रॉब्लम भाई, सीखना है। अब कैल्शियम ऑक्साइड, चूँकि कैल्शियम का कितना होता है मास नंबर 40 होता है, ऑक्सीजन का 16 होता है, ये 56। अब ये बोले कहाँ से आया, तो मैं यहाँ से लिखा, ऐसे लिखना होता है। कार्बन का होता है 12, ऑक्सीजन का 16 × 2, ये करेंगे तो ये 44 ग्राम। अब ये दोनों को ऐड करेंगे
तो जो प्रोडक्ट आएगा वो क्या हो जाएगा 100 ग्राम, और ये भी 100 ग्राम है। इसीलिए बोला था कोई मास में कोई चेंजेज नहीं होगा जब रिएक्टेंट और प्रोडक्ट में, ठीक है। तो यही क्या कहलाता है, यही बताता है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, कि आफ्टर रिएक्शन जो भी प्रोडक्ट बनेगा उसका मास और रिएक्टेंट का मास में कोई चेंजेज नहीं होना चाहिए। मास कंजर्व रहता है, मास को हम लोग क्या कर सकते हैं, चेंज नहीं हो सकता है वो। यही कहता है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। चलिए और भी कुछ एग्जांपल हम लोग लेके देखते हैं, ठीक है। तो चलिए और भी हम लोग करते हैं, एग्जांपल ले लेते हैं हम लोग, ठीक है। एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। सपोज कीजिए मास ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड, ठीक है, या मास ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। मास ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट सपोज 10 ग्राम दिया है, ठीक है। मास ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड दे दिया है मान लीजिए 5.6 ग्राम। तो पूछा जा रहा है मास ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, कितना होगा, ठीक है। तो मास ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, अब ये से मान लीजिए कैल्शियम कार्बोनेट क्या बन जाएगा, कैल्शियम ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड। मान लीजिए 10 ग्राम कैल्शियम ऑक्साइड दिया गया, सपोज 5.6 ग्राम। तो कार्बन डाइऑक्साइड फाइंड करना है। तो कार्बन डाइऑक्साइड हम लोग फाइंड कर सकते हैं कैसे, माइनस कर देंगे। मतलब कार्बन डाइऑक्साइड कितना बन जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड ये माइनस कर देंगे 10 ग्राम माइनस 5.6 तो हो जाएगा 4.4 ग्राम। और चेक करके देखेंगे, इसका मतलब मास ऑफ रिएक्टेंट इक्वल टू क्या है, मास ऑफ प्रोडक्ट। यही ना है ये, मास ऑफ रिएक्टेंट इक्वल टू क्या हो जाएगा, मास ऑफ प्रोडक्ट। तो मास ऑफ रिएक्टेंट मास ऑफ प्रोडक्ट इसी पे चलेगा, इसी पे बेस है ये, ठीक है। चलिए दूसरा देखते हैं, लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन। लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन, तो लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन क्या होता है। अभी हम लोग पूरे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास पढ़े थे, अब हम लोग पढ़ रहे हैं लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन, ठीक है। तो प्रोपोर्शन होता क्या है, जैसे मान लीजिए आप लोग पढ़े होंगे बच्चे में, अब जैसे 4:3, ठीक है। जब दो रेशियो को कंपेयर किया जाता है, दो रेशियो को बोल रहे हैं, तो वो कहलाता है प्रोपोर्शन। अब जैसे मान लीजिए ये 4:3, ठीक है, इज इक्वल टू 4:3 है ये, ठीक है। 16 देखिएगा ध्यान से, यहाँ पे 16 है, अब ये 12 है, मतलब हम लिख सकते हैं 16:12, मतलब दोनों क्या हो गया, सेम प्रोपोर्शन में। जब दो रेशियो इक्वल हो जाए तो वो कहलाता है प्रोपोर्शन में। जैसे 4 जा 4 3 जा 4/3 इक्वल टू 4/3, मतलब 4:3 ये प्रोपोर्शन हो जाता है। जब किसी भी दो रेशियो को कंपेयर करते हैं हम लोग, दो रेशियो को, तो वो क्या कहलाता है, वो कहलाता है प्रोपोर्शन में। जब दो रेशियो को कंबाइन किया जाता है इक्वली, देखिए दोनों इक्वल आ गया, 4/3 4/, मतलब ये प्रोपोर्शन में आ गया। तो देखिए लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन क्या कहता है, किसी भी केमिकल कंपाउंड में सेम एलिमेंट कंबाइन करेगा इन द सेम प्रोपोर्शन में, सेम एलिमेंट कंबाइन करेगा इन द सेम प्रोपोर्शन। जैसे मान लीजिए वाटर है, तो वाटर है, तो जब वाटर क्या करेगा, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलकर बना होता है, तो इसका रेशियो क्या है, मान ये 1:8 के रेशियो में होता है बाई मास। मास के अकॉर्डिंग 1:8 होता है। हाइड्रोजन ऑक्सीजन 1:2, मान लीजिए सिंपल हम हाइड्रोजन का बात करें और ये ऑक्सीजन है, तो उसका रेशियो क्या होता है, ये है मान लीजिए 16, ठीक है। तो यदि दो एटम्स हैं तो कट जाएगा, ये क्या बन जाएगा, 1:8 बाई मास होता है। मास के अकॉर्डिंग बाई मास
1 पार्ट होता है हाइड्रोजन का और वहाँ होता है कितना होता है 8 होता है। उसी तरह से 1:8 के रेशियो में होता है बाई मास के अकॉर्डिंग, बाई मास। अब मास के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, बहुत ज़्यादा पढ़ना है। मान लीजिए 100 ग्राम वाटर है, यदि उसको हम ब्रेक कर दे रहे हैं करंट पास करके, यदि ब्रेक कर दे रहे हैं, ठीक है, सपोज कीजिए 100 ग्राम का वाटर है, उसमें करंट पास कर दिए, उसको ब्रेक कर दिए, इसका मतलब क्या हो जाएगा, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन जो होगा उसका जो प्रोपोर्शन है वो क्या आ जाएगा 11 ग्राम और 80 ग्राम, ताकि दोनों को ऐड करेंगे इसके बराबर होना चाहिए। ठीक है, ये बहुत ज़्यादा डिटेल मास के बारे में आप लोगों को नहीं पता है कि एटॉमिक मास क्या होता है, वो हम लोग जानेंगे। तो ये क्या कहता है, किसी भी केमिकल कंपाउंड, कोई भी केमिकल कंपाउंड ऑलवेज कंसिस्ट, ठीक है, इन द सेम एलिमेंट इन द सेम प्रोपोर्शन। ठीक है, कि कोई भी जो सेम एलिमेंट, जैसे हाइड्रोजन हो गया, ऑक्सीजन हो गया, हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल हाइड्रोजन है और ये ऑक्सीजन है, इसका सेम एलिमेंट ऑक्सीजन है तो ऑक्सीजन का एलिमेंट, तो वो कैसे हो जाएगा 1:8 बाई मास। और ये सपोज कर लें यदि 100 ग्राम वाटर है, उसमें उसको हम लोग ब्रेक कर दे रहे हैं करंट पास करके, 100 ग्राम वाटर जो है उसको करंट पास कर देंगे तो ब्रेक कर जाएगा, वो हाइड्रोजन ऑक्सीजन ब्रेक कर जाएगा। तो बाई मास के अनुसार कितना हो जाएगा, मान लीजिए 11 ग्राम है, ये 89। ये जनरली कितना होता है, सारा एक्सपेरिमेंट के थ्रू ही ये सब किया रहता है। तो ये हो जाएगा 11 ग्राम और ये हो जाएगा 89 ग्राम, दोनों को ऐड करेंगे तो रिएक्टेंट के इक्वल आएगा। यही कहता है लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन। एक था लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास था, ये लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन। तो ठीक है, तो अब हम लोग देखते हैं क्या है ये, कुछ इसका आगे देखते हैं कुछ क्वेश्चन क्या है। चैप्टर 3 एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स। उससे मैं क्या कुछ टॉपिक लेके आया हूँ। पिछले क्लास हमने क्या किया था, इससे रिलेटेड हमने कुछ कंसेप्ट लिया था, लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन, ठीक है, लॉ ऑफ केमिकल कम्बिनेशन इसके बारे में पढ़ा था, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास के बारे में पढ़ा था। तो आज हम लोग उसी से रिलेटेड कुछ सम करने वाले हैं और आज हम लोग क्या करेंगे, डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी जानेंगे। तो चलिए देखते हैं हम लोग क्या है क्वेश्चन। हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन कंबाइंस इन द रेशियो 1:8। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन जो है वो कंबाइन कर रहा है किस रेशियो में, इन फिक्स्ड रेशियो, जिसको बोलते हैं 1:8 बाई मास। हमेशा जब भी कंबाइन करेगा किस रेशियो में करेगा, ये 1:8 के रेशियो में, वो भी बाई मास, फिक्स्ड बाई मास। और क्या बनाएगा, ये बनाएगा टू फॉर्म वाटर। H2 प्लस O2 मिलकर वाटर ही बनाता है, H2O। तो बोला जा रहा है व्हाट मास ऑफ ऑक्सीजन गैस वुड बी रिक्वायर्ड। बोला जा रहा है कितना मास ऑक्सीजन गैस का वुड बी रिक्वायर्ड टू रिएक्ट कंप्लीटली विथ 3 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन गैस। यही क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, देखिए 1 ग्राम हाइड्रोजन और ऑक्सीजन है, तो 1 ग्राम जो है 1 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन गैस रिक्वायर। तो 1 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन गैस कितना रिक्वायर है, क्वेश्चन में लिखा है। तो 1 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन गैस के लिए क्या चाहिए, बाई मास, अकॉर्डिंग टू बाई मास 8 ग्राम चाहिए, 8 ग्राम हाइड्रोजन गैस। तो यहाँ चूंकि इसका रेशियो फिक्स है 1:8 में, कहने का मतलब हाइड्रोजन और ऑक्सीजन कंबाइन कर रहा है किस रेशियो में, 1:8। यदि मान लीजिए हाइड्रोजन का मास यदि 1 है तो कार्बन का कितना है 8 ग्राम। तो पूछा जा रहा है कि टू रिएक्ट कंप्लीट विथ 3 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन गैस, बोला जा रहा है व्हाट मास ऑफ ऑक्सीजन गैस, व्हाट मास ऑफ ऑक्सीजन गैस वुड बी रिक्वायर टू रिएक्ट कंप्लीटली विथ 3 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन गैस। तो यहाँ पर लिखेंगे, क्या लिखेंगे, सिंस 1 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन गैस, 1 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन गैस क्या करेगा, रिक्वायर्स कितना है 8 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन, 8 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन। ठीक है, क्वेश्चन में जैसा दिया गया 1 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन गैस में कितना 8 ग्राम, तो क्वेश्चन में कितना है 3 ग्राम, तो 3 ग्राम में कितना होगा 8 × 3 मतलब 24। यही तो क्वेश्चन है। अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक क्या करने वाले हैं, नेक्स्ट टॉपिक करने वाले डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी। तो हम लोग करने वाले हैं डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी। तो डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी होता क्या है, ऑल मैटर जितना भी है, जितना भी मैटर, ऑल मैटर इज मेड अप ऑफ वेरी टाइनी स्मॉल पार्टिकल्स,
या इंडिविजुअल पार्टिकल जिसको ब्रेक नहीं कर सकते हैं, उसी को क्या बोला जाता है, उसी को बोला जाता है एटॉमिक थ्योरी। जितना भी है ऑल मैटर इज मेड अप ऑफ वेरी टाइनी इंडिविजुअल पार्टिकल्स, ठीक है, इंडिविजुअल पार्टिकल्स जिसको एटम्स बोलते हैं, ठीक है, इज कॉल्ड एटॉमिक थ्योरी। अब अकॉर्डिंग टू डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी क्या बोले थे, सबसे पहले बोले थे अकॉर्डिंग टू डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी के अनुसार जितना भी मैटर है वो किससे मिलकर बना होता है, वेरी स्मॉल पार्टिकल्स जिसको एटम्स बोलते हैं। एटम्स कैन नॉट बी डिवाइडेड, एटम्स को हम लोग डिवाइड नहीं कर सकते हैं, एटम्स कैन नॉट बी डिवाइडेड, तो एटम को हम लोग डिवाइड नहीं कर सकते। एटम्स कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, ना तो बना सकते हैं ना बिगाड़ सकते हैं। एटम्स डिफरेंट टाइप्स का होता है। ऑल द एटम्स ऑफ ए गिवन एलिमेंट, वो कैसा होता है, आइडेंटिकल इन रिस्पेक्ट, मतलब एक जैसा होता है, सेम शेप साइज और उसके केमिकल प्रॉपर्टीज में। तो ये क्या था, यही था डाल्टन्स का एटॉमिक थ्योरी। अभी और भी पोस्टुलेट्स और भी आने वाला थ्योरी, तो चलिए हम लोग और थ्योरी को देख। डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी का और भी कुछ पॉइंट्स बाकी है, तो चलिए हम लोग कुछ पॉइंट जो बाकी है उसे करते हैं। एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट डिफर इन मास, साइज एंड केमिकल प्रॉपर्टीज। एटम्स जो होता है डिफरेंट एलिमेंट्स का, उसका मास भी डिफर कर जाएगा, साइज भी डिफर कर जाएगा और केमिकल प्रॉपर्टीज भी डिफर कर जाएगा, ये तो पता है। क्योंकि सारा क्या है, एलिमेंट्स डिफर एलिमेंट है, अलग अलग एलिमेंट है, तो उसका मास भी अलग होगा, ऑब्वियसली अलग होगा उसका मास। हर अलग अलग एलिमेंट का, अलग अलग आदमी का भी अलग अलग मास होता है, तो डिफर इन मास, उसका साइज भी अलग हो सकता है और केमिकल प्रॉपर्टीज भी अलग हो सकता है। नेक्स्ट है केमिकल कॉम्बिनेशन बिटवीन टू एलिमेंट। किसी भी दो एलिमेंट के बीच का जो केमिकल कॉम्बिनेशन होता है, जो मिल के बनता है, उसमें क्या होता है, कंसिस्ट इन द ज्वाइनिंग टुगेदर ऑफ एटम्स ऑफ दीज एलिमेंट्स। वही मिलके क्या बनाता है, मॉलिक्यूल्स बनाएगा। इन द ज्वाइनिंग टुगेदर, ज्वाइन करता है साथ में मिल के एटम्स, ठीक है, उस एलिमेंट का एटम्स, और क्या बनाता है, मॉलिक्यूल्स बनाता है। जैसे O और O मिलके O2 बन जाएगा, H मिलके H2 बन जाएगा, Cl और Cl मिलके Cl2 बन जाएगा, ठीक है। केमिकल कॉम्बिनेशन होता है दो एलिमेंट के बीच का, ठीक है। किसी भी एटम के दो एलिमेंट जो होता है, एटम्स ऑफ एन एलिमेंट कंबाइन करेगा और क्या बनाएगा, दोनों मिलके मॉलिक्यूल्स बनाएगा, जैसा कि यहाँ भी टॉपिक में भी लिखा है, पॉइंट में भी लिखा है। और ड्यूरिंग केमिकल कॉम्बिनेशन एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स क्या हो जाएगा, कंबाइन इन ए स्मॉल होल नंबर। जब भी कंबाइन करेगा होल नंबर में, ऐसा नहीं है कि फ्रैक्शन में कंबाइन करेगा, 4.5 1.2 इस तरह कंबाइन नहीं करेगा। जब भी कंबाइन करेगा तो किस में कंबाइन करेगा, स्मॉल होल नंबर, और क्या बनाएगा, उसका कंपाउंड बनाएगा। डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी वाज बेस्ड ऑन द लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। कैसे करेगा, बेस्ड ऑन द लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। तो डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी किस पे बेस्ड है, लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन पे बेस्ड है। और ये डिस्क्राइब करता है, किसको डिस्क्राइब करता है, बिहेवियर ऑफ मैटर को। किसको डिस्क्राइब करता है, बिहेवियर, किसका बिहेवियर, मैटर का बिहेवियर के बारे में। तो ये सब सारा चीज़ क्या है, डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी का लॉ है, ठीक है। कुछ इंपॉर्टेंट नोट्स है उसके बारे में। अब हम लोग क्या पढ़ेंगे, अब हम लोग पढ़ेंगे ड्रॉबैक ऑफ डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी, ठीक है। उसके नेक्स्ट टॉपिक से करेंगे एटम्स क्या होता है, यहाँ से कुछ मज़ा आएगा। अब हम लोग क्या करेंगे, ड्रॉबैक, किसका ड्रॉबैक, डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी का। तो डाल्टन्स ने क्या कहा था, बोला था कि एटम्स को हम लोग क्या कर सकते हैं, ब्रेक नहीं कर सकते हैं, लेकिन कुछ सर्कमटेंसेस है, कुछ कंडीशन होता है जिसमें हम लोग उसको ब्रेक कर सकते हैं। वही ब्रेक करेंगे तो हम लोग क्या बनता है, 3 फंडामेंटल पार्टिकल्स, जिसको बोलते हैं इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स। तो चलिए देखते हैं वो क्या है, ड्रॉबैक है। किसका ड्रॉबैक है, डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी का ड्रॉबैक है। तो कुछ स्पेशल कंडीशन होता है, सर्कमटेंसेस होता है जिसमें एटम्स को हम लोग डिवाइड कर सकते हैं। और क्या डिवाइड कर सकते हैं, 3 सब एटॉमिक पार्टिकल्स, जिसको फंडामेंटल पार्टिकल्स बोलते हैं, जिसको बोलते हैं इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन में। लेकिन उसने इसके बारे में नहीं बताया था, इसलिए ये इनका ड्रॉबैक कहलाता है। एटम्स ऑफ द सेम एलिमेंट रहेगा, कैन हैव स्लाइटली डिफरेंट मास। सेम एलिमेंट रहेगा लेकिन उसका मास जो होगा थोड़ा सा चेंज कर सकता है। तो डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी यही बताया था कि एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट है, उसका डिफरेंट मासेस होता है, लेकिन जबकि क्या है, अभी पता चला, क्या पता चला, एंड हाउ हैव नोन दैट एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट कैन हैव सेम मास। तो डिफरेंट एलिमेंट है, उसका मास सेम भी हो सकता है, लेकिन उसने बताया था डिफरेंट एटम्स ऑफ एन एलिमेंट है तो उसका मास डिफरेंट होगा। लेकिन अब क्या है, अब ऐसा नहीं है कि डिफरेंट एलिमेंट रहने के बाद भी उसका मास क्या होगा, सेम होगा। तो ये उनका ड्रॉबैक्स था, ये इंपॉर्टेंट है, इसे लर्न करना है, तो इसे आप जरूर लर्न करना, ठीक है। तो अब हम लोग क्या करेंगे, नेक्स्ट टॉपिक में हम लोग एटम्स के बारे में बात करेंगे। एटम्स क्या होता है, मॉलिक्यूल्स क्या होता है, ठीक है, और सिग्निफिकेंस ऑफ एटम्स क्या है, सिग्निफिकेंस ऑफ मॉलिक्यूल क्या है, सिग्निफिकेंस ऑफ फार्मूला क्या है, और व्हाट इज एटॉमिक मास यूनिट।
तो ये सब हम लोग पढ़ना है। उसके बाद मेन टॉपिक होगा आयन के बारे में, ठीक है, कि आयन्स क्या है, आयन का फॉर्मेशन कैसा होता है, ठीक है। तो चलिए ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। लेकिन मैं एक बार एक ही बोलूँगा, आप ज़रूर एंड तक देखें। अच्छा लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, ठीक है। थैंक यू वेरी मच।